प्रिय छात्रों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। जैसा कि आप जानते हैं कि संस्कृत की भी अब वर्कशीट आने लग गई है, जिसका निर्माण मैंने ही किया है आप सबके हित के लिए। अब इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि इसे करना कैसे है, अर्थात इसे हल कर आपने मुझे कैसे भेजना है। सबसे पहले ऊपर की तरफ आपको विद्यालय का नाम दिखाई दे रहा है। इसमें आपको विद्यालय का नाम लिखना है। कक्षा लिखनी है, अर्थात मैंने 6 से लेकर 8वीं कक्षा तक के लिए यह वर्कशीट अर्थात कार्यपत्रक बना रखा है। अपना नाम लिखना है, अर्थात छात्रस्य नाम अर्थात स्टूडेंट नेम। कक्षाध्यापकस्य नाम अर्थात क्लास टीचर का नाम लिखना है। और जो आपको संस्कृत पढ़ा रहे हैं, विषय अध्यापक अर्थात सब्जेक्ट टीचर संस्कृत के, उनका नाम भी आपको लिखना है। इसमें वर्कशीट नंबर 1 लिख दें या कार्यपत्रक संख्या 1 लिख दें, आपको जो सुविधा हो वो लिख दें। आज की डेट डाल दें। इसके उपरांत ये शब्द रूप आप उतार लें अपनी कॉपी में। आपको करना क्या है, सबसे पहले देखिए इसमें क्या लिखा है कि आप इसे क्या करें, कोशिश करें इसे याद करने की। याद करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप रेगुलर इनको एक बार या 2 बार पढ़ें। अधिक कोशिश करने की आवश्यकता नहीं होती है। रटने को हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन आप अगर इसे बार बार देखेंगे, बार बार इसको पुनरावृत्ति करेंगे, तो अवश्य में एक दिन आपको यह याद हो जाएगा। जैसे आप गाने की तरह भी इसे पढ़ सकते हैं, जैसे बालकः बालकौ बालकाः बालकम बालकौ बालकान। इस प्रकार से आप इसे गाने की तरह, कविता की तरह भी सुबह शाम गुनगुना सकते हैं। संस्कृत एक सबसे सरल भाषा है, इसीलिए इसको पढ़ने के लिए थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। अब देखिए करना क्या है, इसको याद करने के उपरांत आपको एक छोटी सी वीडियो बनानी है और मेरे इस नंबर पर आपको भेज देनी है। जिन भी बच्चों का उच्चारण सही होगा और जिन बच्चों ने यह अपने आप कंठस्थ करके याद करके मुझे भेजा जाएगा, जिन बच्चों के द्वारा, उनकी वीडियो हम विद्यालय का एक, आपको पता है कि यूट्यूब चैनल है, उस यूट्यूब चैनल में इसको डाल दिया जाएगा। चलिए बात करते हैं अभ्यास में क्या करें। इसके बाद हमने लिखा है कि ऊपर दिए हुए बालक के शब्द रूपों को देखकर नीचे की तालिका को पूर्ण करें। यहाँ बालक के शब्द हैं, प्रथमा विभक्ति में नर के भी वैसे ही लिख देने हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं बताना चाहता हूं, तो नर एक वचन में होगा नरह। क्या होगा, यहाँ मैं किनारे में लिख रहा हूं, नरह क्या हो जाएगा, नरह कहां पर हो जाएगा, यहां पर। अब आपने देखा कि यहां पर हमने नरह कर दिया, क्यों करा, क्योंकि हमने यहां देखा था कि यहां हमारे पास क्या था, बालकः था, तो यहां नरह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नरह। अब आगे क्या होगा, द्विवचन में क्या होगा, तो द्विवचन में आप प्यार से देखिए, द्विवचन में क्या है, बालकौ है। क्या है, बालकौ। तो यहाँ द्विवचन में नरौ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नरौ हो जाएगा द्विवचन में। द्विवचन ये रहा। अब आगे देखें तो आपको दिख रहा होगा, यहाँ लिखा है बहुवचन। यहाँ भी देखिए बहुवचन लिखा है, तो बालकाह हो गया, तो यहाँ हो जाएगा नराह। क्या हो जाएगा, नराह। समझे, ये नर के नर हो गया। जैसे बालक का बालकः, बालकौ, बालका हो गया, वैसे ही नरह, नरौ, नराह हो गया। प्यारे छात्रों, संभव तो आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से इसे करना है। आपको केवल इस तालिका को देखकर, अर्थात इस तालिका को देखकर यहाँ आपको भर देना है। देखिए यहाँ विभक्तियां लिखी हैं, जैसे यहाँ भी विभक्तियां लिखी है, प्रथमा विभक्ति, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, अर्थात संबोधन, क्षमा करें, संबोधन। अष्टमी विभक्ति नहीं होती है। यहाँ भी देखिए प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। तो यहाँ का ही आपको देख करके यहाँ उत्तर देना है। एक उदाहरण के द्वारा आपको और समझाता हूं। जैसे देखिए यहाँ द्वितीय विभक्ति में छात्र लिख रखा है, यहाँ भी द्वितीय विभक्ति देखिए, बालकः, बालकः का बालकम हो गया, तो छात्र का क्या हो जाएगा, छात्रम हो जाएगा, नहीं छात्रम हो जाएगा या नहीं, क्योंकि बालक था यहाँ मोह लग गया। अब हम देखते हैं कि
द्विवचन में इसका प्रयोग किस प्रकार से किया गया? एक द्वितीय विभक्ति के एक वचन में तो क्या किया? बालकम किया। तो द्विवचन में क्या होगा? बालकौ हो गया। तो यहाँ क्या हो जाएगा? छात्रौ। क्या हो जाएगा? छात्रौ। ऐसे ही आप देखिए, यहाँ हमने दो तो देख ली, तीसरे बालकन, यहाँ भी देखिए बहुवचन लिखा है, यहाँ भी बहुवचन लिखा है। यहाँ छात्र के आगे आपको क्या लिखना है? छात्रान। नौ हलंद कर देना है। जैसे बालकान हुआ वैसे ही छात्रान हो जाएगा। हुआ या नहीं हुआ? शब्द क्या था हमारे पास? छात्र था। यहाँ शब्द हमारे पास बालक था। तो आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान रख करके इस प्रकार से इस पूरी तालिका को भर देना है। और भी एक उदाहरण और हम लेते हैं। जैसे तृतीया विभक्ति का एक उदाहरण लेते हैं। यहाँ भी देखिए तृतीया में गज दिया है। तो गजे, गज है, यहाँ बालकेन हो गया। बालक शब्द था, बालक एक हमारे पास शब्द था, हमको क्या लगा दिया उसने? तृतीया विभक्ति में एक ही मात्रा और नौ। तो हमारे पास यहाँ गज है, तो गज में हम क्या लगा देंगे? एक ही मात्रा और य, गजीन। जैसे बालिकेन हुआ वैसे ही गजीन हुआ। अब देखिए दूसरे में क्या लिखा है? बालकाभ्यः। तो गज, गज हमारे शब्द था और क्या लग जाएगा? भ्याम लग जाएगा, गजाभ्याम। तो इसमें इतना कोई कठिन नहीं है, मतलब आप साधारण रूप से इसे कर सकते हैं। और केवल आपको यहाँ देख करके इस तालिका को भर देना है। एक उदाहरण और ले लेते हैं हम सप्तमी विभक्ति का। सप्तमी में देखिए यहाँ हस्त है, यहाँ बालक का क्या हो गया? बालके हो गया। तो हस्त का क्या हो जाएगा? हस्ते हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? एक ही मात्रा लगा देनी है। अब देखिए द्विवचन में, देखिए सप्तमी विभक्ति के द्विवचन में वाह क्या लिखा है? क्या लिखा है? बालकयोः। तो यहाँ हस्तयोः, हस्त, हस्तयोः। ठीक है बच्चों, हस्त शब्द था, हमने क्या लगाया? यो लगाया। यहाँ बालक शब्द था, यहाँ भी यो ऐड हो गया। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो शब्द दिया है उसका आखिरी शब्द यहाँ से भी देखना है, यहाँ भी देखना है, मिलाकर लगा देना है। इसी प्रकार से इसका बहुवचन हम देखते हैं। देखिए केशु, एशु लग गया, इसमें क्या लग गया? केशु लग गया। जैसे केशु, बालक तो हमारे पास पहले ही था, बाल तो पहले ही था, क में एक ही मात्रा लग गई, एशु लग गया। तो यहाँ देखिए हस्तेशु। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस ये तालिका को ध्यान से एक बार पढ़ना है और इसको पढ़ करके अपने उत्तर लिख देने हैं। जिन भी छात्रों को यह याद हो जाएगा, उन छात्रों के लिए कहा गया है कि इस वीडियो को हमारे स्कूल के जो, स्कूल का जो यूट्यूब चैनल है जिसे मैं ही देखता हूँ, उसमें उनकी वीडियो डाल दी जाएगी। शुद्ध उच्चारण होना चाहिए और याद होना चाहिए। चलिए फिर मिलते हैं अगली कार्यपत्रक संख्या में, अर्थात द्वितीय कार्यपत्रक संख्या में फिर मिलेंगे। चलिए पुनः मिलामः। नमो नमः।